अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और ये जो टॉपिक्स हैं आईबीए की टेस्ट के रिलेटेड टॉपिक्स हैं। अब आईबीए की टेस्ट चाहे जेएसटी की हो, एचएसटी की हो, उसके अलावा आपका कोई नेशनल टैलेंट प्रोग्राम हो, सेंट्रल टैलेंट प्रोग्राम हो, और कोई भी जॉब की आपकी टेस्ट हो, सो ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो आज के इस लेक्चर में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। अब इन टॉपिक्स में हर आईबीए की टेस्ट में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूरी आता है, चाहे आपकी नेशनल टैलेंट प्रोग्राम हो उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, सेंट्रल टैलेंट प्रोग्राम हो उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, जेएसटी में इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप किसी भी जॉब से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हैं जो आईबीए ही लेती है, एसटीएस की सर्विस की, टेस्टिंग सर्विस के, तो वो भी आपके इसमें क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब इसमें टॉपिक्स कौन से होते हैं वे आपको थोड़ा वो टॉपिक्स बताता हूँ। उसके बाद इन टॉपिक्स को हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम 8 to 10 लेक्चर्स में कवर करेंगे। ओके, एक एक लेक्चर करके मैं कंप्लीट आपको टॉपिक्स बताऊंगा। उन टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस किस पैटर्न से आते हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 टॉपिक है आपके। टॉपिक्स क्या है कि पहला टॉपिक है परसेंटेज लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप जो भी टेस्ट दें आईबीए की तरफ से, परसेंटेज का एक ना क्वेश्चन जरूरी उसमें इंक्लूड होता है। लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट के क्वेश्चन किस पैटर्न से आते हैं वो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 है फ्रैक्शन, डेसिमल एंड रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम में फ्रैक्शन एंड डेसिमल में इसके क्वेश्चन आते हैं। बेस 2, बेस 5, बेस 8 इसके क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद टॉपिक नंबर 3 है लिनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन। जैसे लिनियर इक्वेशन कोई भी गिवन हो, अब लिनियर इक्वेशन चाहे वो मॉड्यूलस में हो या सिंपल लिनियर इक्वेशन किसी भी पैटर्न से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स निकलते हैं और किन तरीके से हम उनको सॉल्व करते हैं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो उसके फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स निकलते हैं मैक्सिमम, तो ये भी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि क्यूबिक इक्वेशन को हम किस तरीके से सिंथेटिक डिवीजन से या विदाउट सिंथेटिक डिवीजन हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है टॉपिक नंबर 4, ये थोड़ा सा चेंज टॉपिक है। ठीक है, जॉब से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आफ्टर ग्रेजुएशन दे रहे हैं तो ये टॉपिक इसमें इंक्लूड होता है, मैट्रिसेस एंड ऑपरेशंस। अब देखिए मैट्रिसेस में सिंपली होता है कभी कभी आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन होते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन तो आपको बोलते हैं इसको सॉल्व करो बाय क्रेमर्स रूल, तो वो हम यूज करते हैं बाय मैट्रिसेस के थ्रू। ठीक है, तो मैट्रिसेस के टाइप्स और मैट्रिसेस के ऑपरेशंस, डिटरमिनेंट, एडजॉइंट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। ओके, सो मैं मैक्सिमम आपको टॉपिक्स बताऊंगा जो भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, चाहे आपका कोई भी ग्रेजुएशन का लेवल का एग्जाम हो आईबी की तरफ से, तो इसमें क्वेश्चन होते हैं इसके। उसके बाद 5th नंबर टॉपिक है मॉड्यूलस इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी तो फेवरेट टॉपिक है आईबी का। ओके, इनइक्वालिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा मॉड्यूलस इक्वेशंस, मॉड्यूलस की जो भी इक्वेशंस होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब भी हम मॉड्यूलस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसका सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका चेंज होता है, क्योंकि मॉड्यूलस के हमें 2 आंसर्स मिलते हैं, उस वजह से थोड़ा हम इसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हैं, तो वो भी हम सॉल्व कर लेंगे इन लेक्चर्स में। उसके बाद टॉपिक नंबर 6 की बात करें तो फंक्शंस, रिलेशंस एंड टाइप्स। ये भी आपका जब आप आफ्टर ग्रेजुएशन अप्लाई कर रहे होते हैं तो फंक्शंस एंड रिलेशन उसमें इंक्लूड होते हैं, जिसमें फंक्शन के टाइप्स हम पढ़ते हैं, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन, ये सारी चीजें, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं। उसके अलावा रिलेशंस और रिलेशन के टाइप्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, ये भी आफ्टर ग्रेजुएशन ये भी टॉपिक इंक्लूड होता है। ओके, उसके बाद है टॉपिक नंबर 7 वेरिएशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये तो बेसिक टॉपिक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड एप्लीकेशन के क्वेश्चन होते हैं, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। सो वेरिएशंस, उसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद है टॉपिक नंबर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इजी क्वेश्चन नहीं होते, थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम इंटर की क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे किस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन टॉपिक नंबर 9 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड वर्ड प्रॉब्लम। अब देखें सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जब भी आपको 2 इक्वेशंस गिवन होती हैं, चाहे इन 2 वेरिएबल्स हो चाहे इन 3 वेरिएबल्स हो, तो उनको हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं, इनकी टेक्निक क्या होती है, तो वो भी हम चीजें डिस्कस करेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर गिवन हो तो बाय मैट्रिसेस के थ्रू हम उनको किस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, या हम बाय अल्टरनेटिव मेथड या शॉर्ट ट्रिक के थ्रू किस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस। और वर्ड प्रॉब्लम में किस तरीके से क्वेश्चन, अब वर्ड प्रॉब्लम में ये होता है कभी कभी अब आपको कन्वर्जन भी गिवन होती है कि फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करो, सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करो, केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस को केल्विन में, ये सारी चीजें गिवन होती हैं, तो इनके फॉर्मूले ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं टॉपिक नंबर 10 ज्योमेट्री, पेरीमीटर, एरिया, सर्कमफ्रेंस एंड वॉल्यूम। ज्योमेट्री जो बहुत ज्यादा ऐसे में समझिए कि ज्योमेट्री फेवरेट टॉपिक होता है आईबीए की टेस्ट का, चाहे कोई भी आईबीए की टेस्ट हो, ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूरी होते हैं। तो ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें होती हैं, ज्योमेट्री हम डिस्कस करेंगे कि शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंगल क्या चीज़ है, रेक्टेंगल, ठीक है, उसके अलावा स्क्वायर, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, ट्रायंगल के टाइप्स, एंगल के टाइप्स, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें। ओके, अगर आपको ट्रायंगल की 2 एंगल्स गिवन होती है, 3 एंगल हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे तो ज्योमेट्री में। उसके अलावा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई प्लेन, ये सारी हम डिस्कस करेंगे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस,
ओरिजिन क्या चीज़ होती है, और अगर हमें पॉइंट गिवन हो तो कौन से कॉर्नर में लाई करेगी, इस पे पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं ज़रूरी, ठीक है। और अगर हम इसमें ज्योमेट्री में थोड़ा एडवांस लेवल तो जाएं, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, तो इसमें हम आगे लाइन पढ़ते हैं, लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये थोड़ी एडवांस लेवल की होती है, क्योंकि हम जब ग्रेजुएशन का एग्जाम देते हैं तो इसमें ये चीज़ें आती हैं कि ये लाइन है, इस लाइन के पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर होगी, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, तो ये आगे चीज़ें हम पढ़ते हैं। ओके, तो ये भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद टॉपिक नंबर 11 है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, एंगल टाइप्स। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि स्क्वायर डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन क्या है, रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है, स्क्वायर का एरिया एंड पेरीमीटर हम किस तरीके से निकालते हैं, रेक्टेंगल का एरिया एंड पेरीमीटर किस तरीके से निकालते हैं, ट्राइंगल का एरिया किस तरीके से निकलता है, ये सारी चीज़ें। अगर ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस गिवन हो तो एरिया किस तरीके से निकालते हैं, ये भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन जो भी टेस्ट हो। ओके, टॉपिक नंबर 12 पे आ जाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फॉर्मूला। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फॉर्मूले तो पढ़े होंगे क्लास 9 मैट्रिक फर्स्ट स्टैंडर्ड आगे पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन इनको यूज किस तरीके से हम करते हैं, इनके वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है टॉपिक नंबर 13 टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं आपको एमसीक्यूज जब सॉल्व करवाऊंगा तो आपको ये चीजें समझाऊंगा कि टाइम एंड वर्क के रिलेटेड किस पैटर्न से शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और टाइम एंड स्पीड ये भी इजी टॉपिक्स हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद है टॉपिक नंबर 14 एज प्रॉब्लम्स, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईबीए के टेस्ट में एज प्रॉब्लम नेसेसरी होता है, लेकिन इस जेएसटी के सिलेबस में ये टॉपिक इंक्लूड नहीं था एज प्रॉब्लम्स। लेकिन आगे जब कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम या जॉब रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हैं, या इवन आप नेशनल टैलेंट प्रोग्राम दे रहे हो या सिम टैलेंट प्रोग्राम दे रहे हो, तो आईबीए के टेस्ट में एज प्रॉब्लम्स आते हैं क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका एनालॉजी बेसिस क्वेश्चन। अब एनालॉजी में वर्ड एनालॉजी होती है, सेंटेंस एनालॉजी, नंबर एनालॉजी को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, मतलब एनालॉजी बेस के क्वेश्चन हो गए, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल रीजनिंग में भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आंसर बताने की कोशिश करूंगा किस तरीके से हम एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें रीजनिंग में काज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, रीजन एंड काजेस के क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेन टॉपिक्स थे जो हम इस लेक्चर सीरीज में कवर करने वाले हैं। मैक्सिमम 8 to 10 लेक्चर्स में हम कंप्लीट इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। अब देखिए, आज के इस लेक्चर में जो मैंने टॉपिक्स लिए हैं, 7-8 टॉपिक्स लिए हैं, क्वेश्चन लिए हैं। अब इनमें से मैंने रेंडमली टॉपिक्स लिए हैं, रेंडमली किसी भी टॉपिक का मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, कि इस पैटर्न से इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अपकमिंग लेक्चर में हम इनको सीरीज वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर मैंने 2 टॉपिक्स लिए तो एक लेक्चर में कवर करूंगा, फिर अगेन 2 टॉपिक्स फिर एक लेक्चर में कवर करूंगा। इस तरीके से मैं 2-2, 3-3 टॉपिक्स करके एक लेक्चर में मैक्सिमम 15 to 20 इंस्टीट्यूट्स लेकर कंप्लीट आपको समझा दूंगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ अ स्नेल टेक्स 500 hours टू ट्रेवल 15 miles एट दिस रेट, हाउ मेनी hours विल इट ट्रेवल ऑफ 6 miles, ठीक है। अब देखिए, अगर एक स्नेल 500 hours में 15 miles ट्रेवल कर रही है, तो अब हमें ये बताएं कि इसी रेट पे अगर वो ट्रेवल करे तो फिर 6 miles कितने hours तक यानी कवर कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। तो सिंपल देखें, अब आपके पास ऑप्शंस गिवन होते हैं 100, 200, 150, 180। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसको पर माइल के रेट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे देखें ना, अगर 1500 में 15 माइल्स कवर कर रही है तो हम इसको रेट में कन्वर्ट करेंगे, जैसे पर माइल रेट, मतलब इसका मकसद ये है कि 1 माइल कितने रेट में वो कवर कर रही है, कितने आवर्स में कवर कर रही है। तो देखिए 1500 को अब क्या करें, 1500 को 15 से डिवाइड करवा दें। इससे क्या होगा, इससे ये पता चलेगा कि 1 माइल वो कितने घंटों में कवर कर रही है। तो सिंपल चीज का पता चलेगा। तो 1500, ठीक है, तो 1500 टोटल आपका टाइम है, तो 1500 को मैंने 15 से डिवाइड करवा दिया ताकि मुझे पता चले कि 1 माइल में वो कितने रेट तक कवर कर रही है। तो 1500 को 15 से जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर होगा 13.333। मतलब इसका क्या है कि 1 माइल कितने घंटों में कवर कर रही है, 13.3 में। ओके, 33.3 आवर्स में। अब देखें, अगर उसको 6 माइल कवर करने हैं तो आप क्या करेंगे, 6 माइल इट मीन 6 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके रेट से, तो 33.3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इसका आंसर होगा 200। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर 200 होगा। तो पहले आप जो भी आपको क्वेश्चन इस पैटर्न से गिवन होगा तो पहले आप इसको रेट में कन्वर्ट करेंगे। ये यूनिट रेट के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। यूनिट रेट मतलब ऐसा होता है कि आपको ये बोला जाता है कि यूनिट रेट का मतलब ये है कि यहाँ पर ये देखें ना, ये चीज लिखी हुई है एट दिस रेट। एट दिस रेट मीन्स इसी ही रेट पर अगर वो ट्रेवल करे। अब जाहिर सी बात है, अगर स्नेल उसकी स्पीड अगर थोड़ी सी तेज होगी तो फिर तो रेट चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा होगा कि एट दिस रेट, ओके, इसी ही रेट पर, मतलब इसे हम कहते हैं यूनिट रेट, मतलब रेट चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहले आप इसको पर रेट में कन्वर्ट करके फिर उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब बेसबॉल प्लेयर सक्सेसफुली हिट्स 30% ऑफ द टाइम if he gets 450 chances to hit ball in the season, what is the total number of times that he will successfully hit that ball? अब देखें, एक बेसबॉल प्लेयर है जो 30% बॉल्स को ना डायरेक्टली हिट कर रहा है, ठीक है।
अब ये है कि अगर उसको एक सीजन में 450 चांसेस दिए जाएं, कितने 450 चांसेस, तो अब बताओ कि उसमें से वो कितने डायरेक्टली हिट कर सकता है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप चांसेस, आपको जो चांसेस गिवन है ना टोटल 450, क्योंकि 30% वो सक्सेसफुली हिट कर रहा है, मतलब 100% में से 30% वो टारगेट को हिट कर रहा है। लेकिन अगर उसको चांसेस 450 मिलेंगे तो फिर वो कितने बॉल हिट कर सकता है ये हमें फाइंड करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सक्सेस रेट फाइंड करेंगे। सक्सेस रेट उसका कितना है 30%। अब हमें 30% इसके चांसेस का निकालना है ताकि हमें पता चले कि वो कितने चांसेस में से वो 30% अगर हिट कर रहा है तो कितने हिट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 30% 450 का निकालेंगे। तो क्या होगा 30% ऑफ 450, तो इसका सॉल्यूशन वैसे आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ऐसे कन्वर्ट करें 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 450 करेंगे तो आंसर 135 आ जाए। लेकिन इसकी शॉर्टकट ये होती है कि अगर दोनों साइड यहाँ पर 0 गिवन है तो 0 0 से कैंसिल करवा दें, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 50, 5 नीचे 1 ऊपर होगा, तो ये होगा 3 4 12 एंड 1 13, 135 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मतलब 450 चांसेस में से अगर 30% हिट कर रहा है तो इट मींस 135 वो कंप्लीटली सक्सेसफुली हिट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये भी परसेंटेज के रिलेटेड ही क्वेश्चन है। कभी कभी इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं इसका बेसिक लेवल पे क्वेश्चन बताऊं, अगर इसमें इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं कि अगर एक स्कूल में 400 स्टूडेंट्स हैं और जिसमें से 30% गर्ल्स है तो बताओ नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, इस पैटर्न से। या कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक स्टूडेंट है, एक उसने टेस्ट दी 200 क्वेश्चन की, उसकी टेस्ट थी 200 क्वेश्चन की, अगर 200 क्वेश्चन में से अगर वो 20% क्वेश्चन रॉन्ग दे रहा है तो बताओ उसने करेक्ट क्वेश्चन कितने किए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज के रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो क्या है कि अ कार ट्रेवल्स 240 किलोमीटर इन 4 आवर्स। ठीक है, तो 240 किलोमीटर इन 4 आवर एट द सेम स्पीड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 360 किलोमीटर। मतलब अगर 240 किलोमीटर 4 आवर्स में कवर कर रहा है एक कार ट्रेवलर, ओके, तो अब हमें ये फाइंड करना है कि 360 किलोमीटर वो कितने आवर्स में कवर करेगा। तो आपके पास ऑप्शन है 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स एंड 8 आवर्स। तो अब पहले क्या करें, पहले स्पीड निकालें। स्पीड क्या होगी कि 250 किलोमीटर 4 आवर्स में कवर कर रहा है, तो इट मींस उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 240 को 4 से डिवाइड करवा दे ताकि हमें पता चले कि उसकी स्पीड कितनी है। तो देखें इसकी स्पीड क्या होगी कि 240 डिवाइड बाय 4 इट मींस 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें टाइम निकालना है कि वो 360 किलोमीटर कितने टाइम में कवर कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, 360 डिवाइड बाय उसकी स्पीड करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड ये बराबर होता है टाइम के, तो 360 किलोमीटर डिवाइड बाय स्पीड मींस 60। जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर होगा 6 आवर्स, मतलब 6 आवर्स में 360 किलोमीटर कवर कर सकता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चंस भी पूछ जाते हैं, जो यहाँ पर मैंने लिखे थे। आई थिंक सो टाइम एंड स्पीड के, ओके, टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चंस या टाइम एंड वर्क के रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि स्टूडेंट आंसर्स 80% ऑफ 250 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर 250 क्वेश्चन में से 80% क्वेश्चंस करेक्टली आंसर कर रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चंस करेक्टली, अगर करेक्टली वो 80% क्वेश्चन सही करता है तो हाउ मेनी क्वेश्चन डिड द स्टूडेंट करेक्ट। तो मतलब इसका मकसद ये है कि अगर 250 टोटल क्वेश्चन से 80% क्वेश्चन करेक्ट टिक कर रहा है तो हमें ये फाइंड करना है उसने टोटल क्वेश्चन कितने करेक्ट किए। तो सिंपल है ना, अगर 80% करेक्ट कर रहा है तो इट मींस हमें डायरेक्टली 250 का 80% निकालना है। अगर हमें ये फाइंड करना होता कि उसने क्वेश्चंस गलत कितने किए तो हम क्या करते हैं, फिर 20% निकालते, क्योंकि अगर 80% उसने करेक्ट किए हैं तो इट मींस 20% उसने रॉन्ग किए होंगे। अगर नंबर ऑफ रॉन्ग यानी क्वेश्चंस अगर हमें फाइंड करना होता तो फिर हम फाइंड करते हैं 20%, लेकिन अगर हमें फाइंड करना है करेक्ट क्वेश्चंस उसने कितने किए तो 80% डायरेक्टली 250 का निकाले, तो 250 का 80%, तो मैंने लिखा है करेक्ट आंसर शुड बी 80% ऑफ 250। अगर होता ना रॉन्ग आंसर तो हम क्या करते हैं 20% ऑफ 250। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तो 80% ऑफ 250 0 0 में कैंसिल करके 8 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 200। ठीक है, तो मतलब उसने कितने क्वेश्चन फिर सही किए होंगे, 200 क्वेश्चन सही किए होंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर एक स्कूल में 500 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से अगर 30% गर्ल्स हैं तो बताओ नंबर ऑफ बॉयज कितने। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं इससे ही रिलेटेड, परसेंटेज के रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, अ कंप्लीट, यहाँ पर लिखा है कि अ वर्कर, ओके, यहाँ पर वर्कर, ओके, अ वर्कर कंप्लीट्स अ जॉब इन 12 डेज। ठीक है, अब ये टाइम एंड वर्क के रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, अ वर्कर कंप्लीट्स अ जॉब इन 12 डेज। ठीक है, अगर एक वर्कर एक जॉब को कंप्लीट कर रहा है 12 डेज में एट द सेम रेट, मैंने लिखा ना यहाँ पर लिखा हुआ है एट सेम रेट, सेम रेट मींस ये यूनिट रेट की बात हो रही है। ठीक है ना, एट सेम रेट हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट हाफ ऑफ द जॉब। अगर वो उसी ही जॉब का हाफ कितने डेज में कवर कर सकता है। तो सिंपल है, अगर कंप्लीट जॉब कर रहा है 12 डेज में तो उसका हाफ कितने डेज में होगा, तो इट मीन 6 डेज में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 डेज इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो सिंपल इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा हमारा उनमें हम आहिस्ता आहिस्ता चीजें कवर करेंगे, टाइम एंड रिलेटेड
टाइम एंड वर्क के रिलेटेड क्वेश्चन ये तो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसके एडवांस लेवल, इसकी एप्लीकेशन के क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे सिंपल मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन हो ना, अहमद एक काम 15 डेज में कर रहा है और अली उसी ही काम को 10 डेज में कर रहा है, ठीक है, तो अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो फिर कितने डेज तक खत्म हो सकता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो ये मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 6, अहमद बॉट अ CD दैट कॉस्ट $18.99, ठीक है, तो CD की आपको प्राइस कितनी गिवन है, $18.99 एंड पेड $20.51, और उसने पे कितने किए हैं, $20.51 इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। अब ये कह रहा है कि व्हाट वाज द रेट ऑफ सेल्स टैक्स। अब हमें ये फाइंड करना है कि उस सेल्स टैक्स का रेट कितना था। अब देखें उसकी प्राइस कितनी थी, $18.99, लेकिन उसने पे कितने किए, $20.51, तो इसकी चेंज फाइंड करें पहले, हमें ये पता चले तो इसकी सेल्स टैक्स है कितनी। तो मैंने लिखा कॉस्ट प्राइस है 18.99, उसने पे कितने किए 20.51, तो इसकी टैक्स कितनी हुई 20.51 में से। अब ये कॉस्ट प्राइस आप सेपरेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसकी टैक्स कितनी है, तो उसकी टैक्स है $1.52, ठीक है, मतलब उसकी टैक्स, उसने टैक्स के कितने पैसे पे किए हैं, $1.52 पे किए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि 1.52 ये जो डॉलर्स हैं ये इस 18 पॉइंट उसकी कॉस्ट का कितना परसेंट बन रहे हैं, क्योंकि टैक्स जो है उसकी कॉस्ट प्राइस पर लगा हुआ है ना, तो 1.52 इज व्हाट परसेंट ऑफ $18.99, तो हमें ये फाइंड करना है। तो सिंपली जब आप इसको सोल्व करते हैं ना, तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है $1.52, ठीक है, ये डॉलर से $1.52 इज व्हाट परसेंट ऑफ $18.99, तो $18.99 का 1.52 कितना परसेंट होगा, तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर होगा 8%, ठीक है, तो 1.52 $18.99 का कितना परसेंट होगा, 8%, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा 8%। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ना कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के अगर क्वेश्चन हो तो इसमें और भी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इंशाल्लाह मैं आने वाले लेक्चर्स में वो भी आपको समझा दूंगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, अ केक रेसिपी कॉल्स 1.5 कप्स ऑफ मिल्क एंड 3 कप्स ऑफ फ्लोर, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि सेड मेक्स अ मिस्टेक एंड यूज्ड 5 कप्स ऑफ फ्लोर, हाउ मेनी कप्स ऑफ मिल्क शुड बी यूज्ड टू कीप प्रोपोर्शन बैलेंस। अब इसका मकसद ये है कि अगर एक कुक करे से समझ लें, अगर उसको यूज करने थे 1.5 कप ऑफ मिल्क एंड 3 कप्स ऑफ फ्लोर, उसको ये यूज करने थे, लेकिन उसने बाय मिस्टेक क्या किया, 1.5 कप्स की जगह यानी फ्लोर को उसके 3 कप्स यूज करने थे, लेकिन उसके कितने यूज किए, उसने यूज किए हैं 5 कप्स। अब हमें ये करना है कि हाउ मेनी कप्स ऑफ मिल्क, अब हमें मिल्क के कितने कप्स यूज करने हैं ताकि ये जो प्रोपोर्शन है ये बैलेंस रहे, ये प्रोपोर्शन क्या रहे, बैलेंस रहे। तो हमें मिल्क के कितने कप्स यूज करने हैं ताकि वो जो 5 फ्लोर कप्स यूज हुए हैं इसका प्रोपोर्शन बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए गिवन चीज क्या है कि मिल्क टू फ्लोर रेशो आपको गिवन है। अब मिल्क के उसको कप कितने यूज करने थे, वो करने थे 1.5, ओके, और उसको फ्लोर के कितने करने थे 3, तो मैंने लिखा 1.5:3, और 1.5:3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा 1:2, क्या होगा 1:2। अब इसका मकसद क्या है, 1:2 का मकसद क्या है कि मिल्क, अगर उसको मैंने मिल्क का 1 कप यूज करना था तो उसकी जगह फ्लोर के 2 कप यूज करने थे। रेशो का मकसद ये होता है, ठीक है ना। देखिए 1.5 रेशो उसको यूज करना था और किसका, मिल्क का, एंड 3 कप्स किसके यूज करने थे, फ्लोर के, तो 1.5:3 ये बन जाएगा 1:2। अब क्या इसका मकसद ये है कि मिल्क के अगर उसने 1 कप यूज किए तो फ्लोर को उसके कितने यूज करने थे, 2 कप यूज करने थे। अब आगे देखें, अगर फ्लोर के 2 कप यूज करने थे, मिल्क का 1 कप यूज करना था, ये आपको चीज गिवन है, यहाँ से प्रोपोर्शन से ही मैंने ये चीज लिखी है, ओके ना। तो फ्लोर के अगर 2 कप यूज करने थे तो मिल्क का 1 कप यूज करना था। अगर उसने फ्लोर के 5 कप यूज किए हैं, देखे ना उसने बाय मिस्टेक क्या किया, फ्लोर के 5 कप उसने यूज किए। अगर उसने 5 कप यूज किए हैं तो 2 कप्स की जगह 1 मिल्क का कप, तो अगर 5 कप्स हैं, अगर यहाँ पर 4 होते, 4 कप फ्लोर के होते तो यहाँ पर होता 2 मिल्क के, ठीक ना, क्योंकि 2 फ्लोर के तो 1 मिल्क का, अगर 4 फ्लोर के होते तो 2 मिल्क का, मतलब अगर ये 4 है तो ये 2 है। अगर ये 4 से 1 बढ़ गया, क्योंकि ये 2 बढ़ रहे हैं तो ये 1 बढ़ रहा है ना, अगर ये 4 हो गए तो ये 2 हो गए मिल्क, ओके, मिल्क के कप हो गए। अगर ये 5 है तो ये इसका क्या होगा, 2.5 होगा, ठीक है। तो यही चीज मैंने लिखी है कि अगर उसने फ्लोर के 5 कप्स यूज किए हैं तो मिल्क के उसको कितने यूज करने हैं, 2.5 यूज करने हैं, ताकि ये प्रोपोर्शन क्या रहे, बैलेंस रहे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बाय एनालॉजिकल बायोलॉजिक भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा या तो इसको आप क्या करते हैं, वैसे टीचर्स आपको वैसे सॉल्व करते हैं, या इसको आप डायरेक्टली इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है ना। मिल्क और फ्लोर का रेशो आपको गिवन करके आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर निकल जाएगा। लेकिन इन लॉजिक बायोलॉजिकली हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ईजी तरीका है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, y x से डायरेक्टली वेरी कर रहा है, ओके, डायरेक्टली वेरी कर रहा है। अगर y की वैल्यू 100 है व्हेन x की वैल्यू 75 है ना, अगर x की वैल्यू 75 है तो y की वैल्यू 100 है। अब हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड y। अब y फाइंड करो जब x की वैल्यू 144 हो तो, ठीक है। तो सिंपल, पहले उसने क्या चीज दी है, पहले उसने चीज दी है कि y वेरी कर रहा है डायरेक्टली x से, y x से डायरेक्टली वेरी कर रहा है। अगर y की वैल्यू 100 है और x की वैल्यू 75 है, ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। उसके बाद ये है कि अगर y की वैल्यू बताओ जब x की वैल्यू 144 हो तो पहली चीज ये है कि y वेरी कर रहा है डायरेक्टली x से, तो मैंने लिखा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y प्रोपोर्शनल डायरेक्टली है किससे, x के। उसके बाद जब हम प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं तो इक्वल साइन एंड कांस्टेंट आता है, तो मैंने y प्रोपोर्शनल x को मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू kx। अब k कोई ना कोई कांस्टेंट होगा जो इस प्रोपोर्शनल साइन के लिए हम यूज करेंगे। सो उसके बाद देखिए y की वैल्यू उसने क्या दी है, y की वैल्यू उसने दी 100, तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू k, और x की वैल्यू उसने क्या दी है 75। अब इससे ये होगा कि y की वैल्यू 100, x की वैल्यू 75 जब हम यूज करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। k की वैल्यू कितनी, तो देखें y की वैल्यू मैंने क्या लिखी 100 लिख दी, ओके, और x की वैल्यू क्या है 75, तो यहाँ पर 75 आ गया। अब हमें k फाइंड करना है, तो 100 डिवाइड बाय 75 होगा, ये चीज ऐसे बन जाएगी 100 डिवाइड बाय 75, ये बराबर होगा k की। तो 100 डिवाइड बाय 75 करेंगे तो इसका आंसर होगा 4/3। तो आपको k की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। अगर k की वैल्यू मिल गई तो आप सेम इक्वेशन लिखेंगे, ये वही इक्वेशन में लिखिए y इक्वल टू kx। और y की वैल्यू अब हमें फाइंड करने लगा ना, फाइंड y हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू kx। k की वैल्यू ये हमें मिल गई 4/3, तो मैंने लिखी 4/3 मल्टीप्लाई बाय x आपको अभी गिवन है 144, तो आप x की वैल्यू 144 लिखेंगे। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 से डिवाइड करके 144 को और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो उसका आंसर होगा 192। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 192। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन, यहाँ पर तो ऑप्शन गिवन नहीं है लेकिन ऑप्शन आपका 192 ही गिवन होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 9, इफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इफ, यहाँ इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, इफ इनवर्सली f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है ना। अगर f इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के, तो एंड f की वैल्यू 8 है व्हेन r की वैल्यू 2 है, अगर r की वैल्यू 2 है तो f की वैल्यू 8 मिल रही है। व्हेन r 5 होगा तो हमें f फाइंड करना है, अगर r की वैल्यू 5 होगी तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, f की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम क्या करेंगे, पहले रिलेशन बनाए। अगर f डायरेक्टली या f इनवर्सली r स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, f इज इनवर्सली टू r स्क्वायर, इट मींस f इज इक्वल टू k अपॉन r स्क्वायर। k अपॉन r स्क्वायर मींस जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट मैंने k यूज किया, ठीक है, तो k अपॉन r स्क्वायर। अब देखें, अब हमें क्योंकि y की f की वैल्यू और r की वैल्यू गिवन है, तो मैंने f की वैल्यू 8 लिखी, f की वैल्यू 8 इस इक्वेशन में मैंने पुट करी, f की वैल्यू 8 हो गई। k को मैंने सेम रखा, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 2 है, तो मैंने नीचे लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब देखें ये 2 का स्क्वायर होगा 4, और 4 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी 32, तो k की वैल्यू हमें मिल गई 32। अब देखें, अब अगर हमें k की वैल्यू मिल गई तो सेम इक्वेशन मैंने दोबारा लिखी, f इज इक्वल टू k अपॉन r स्क्वायर। k की वैल्यू आ गई 32, तो ऊपर मैंने लिख दिया 32 अपॉन r की वैल्यू, अब नीचे क्या गिवन है आपको 5, तो मैंने लिखा r की वैल्यू 5 और 5 का स्क्वायर। तो आपको फाइनली यहाँ से f की वैल्यू मिल जाएगी, तो f की वैल्यू क्या होगी 32 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर होगा 25। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस वेरिएशंस, ये टॉपिक है वेरिएशंस के क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पर एक ही वेरिएबल से डायरेक्टली या इनवर्सली था। अगर एक वेरिएबल दो वेरिएबल से डायरेक्टली या इनवर्सली हो तो उसे हम कहते हैं ज्वाइंट वेरिएशन, ठीक है। तो ज्वाइंट वेरिएशन में क्वेश्चन होते हैं, ये तो मैंने बेसिक से क्वेश्चन लिए हैं, इसमें एप्लीकेशन के क्वेश्चन होते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको अपकमिंग लेक्चर्स में सारी चीजें कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो मेन चीज क्या थी, ये टॉपिक्स मुझे समझाने थे कि कौन से टॉपिक्स आते हैं ज्यादातर टेस्ट में, ओके। उसके अलावा ये तो मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि इस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में हम 2 या 3 टॉपिक्स लेकर उनके 15 एंड 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर आगे 2 और टॉपिक्स लेके फिर उसके 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस तरीके से इन कंप्लीट टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर समझ में आ गया तो लेक्चर को लाजमी शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।